यह है न्यूजीलैंड, पैसिफिक ओशियन के बिल्कुल साउथ में, ऑस्ट्रेलिया से करीबन 4000 किलोमीटर दूर, दुनिया का दूसरा सबसे पीसफुल कंट्री। इंडिया और पाकिस्तान में रहने वाले ज़्यादातर लोग न्यूजीलैंड को क्रिकेट की वजह से जानते हैं। ब्रेंडन मैकुलम, रॉल टेलर, डेनियल विटोरी, मैं तो न्यूजीलैंड को इन्हीं वजह से जानता था। पर न्यूजीलैंड दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर है, खासकर अपनी बड़ी बड़ी माउंटेन रेंज, इस खूबसूरत लेक्स और हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक फूड की वजह से। आप में से कुछ लोगों को शायद ये ऑलरेडी पता होगा कि मशहूर मूवी लॉर्ड ऑफ द रिंग की शूटिंग भी न्यूजीलैंड में हुई थी। न्यूजीलैंड का मौसम बिल्कुल यूके की तरह है, हल्की सी गर्मी, नग्न विंटर और अच्छी खासी बारिश। मगर इसके बावजूद न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन यूके के पॉपुलेशन का 7% भी नहीं है। अगर आप न्यूजीलैंड का यह मैप देखे हैं तो आपको नजर आएगा 80% न्यूजीलैंड बिल्कुल खाली है और वहाँ कोई नहीं रहता। न्यूजीलैंड की 70% आबादी इधर नॉर्थ में रहती है और नॉर्थ में भी 50% आबादी इसी शहर में रहता है। इतना ज़बरदस्त मौसम, खूबसूरत सीनरी, लो क्राइम रेट और हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बावजूद 80% न्यूजीलैंड खाली क्यों है? आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब। तो चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सबसे पहले अगर हम वर्ल्ड मैप देखते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि न्यूजीलैंड हमारी बाकी दुनिया से बहुत दूर है। मतलब अगर आप मुंबई से जहाज में बैठते हैं तो पूरा अरेबियन इंडियन ओशन से करीबन 18 से 20 घंटे की फ्लाइट के बाद आप न्यूजीलैंड पहुंच जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंसान इतनी दूर इस आइलैंड तक पहुंचा कैसे? अब यहाँ मल्टीपल व्यूज़ है। अगर हम न्यूजीलैंड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाए तो यहाँ लिखा है आज से 1000 साल पहले, लगभग 1320 से 1350 के बीच मौरी लोगों ने न्यूजीलैंड को डिस्कवर किया था। मौरी पैसिफिक ओशन के इन सारे आइलैंड, जिन्हें पॉलिटिशियन आइलैंड कहा जाता है, इन पर रहने वाले लोगों को कहा जाता है। ऑफिशियल सोर्सेज के मुताबिक मौरी 13वीं शताब्दी के आसपास सारे आइलैंड छोड़कर बड़ी बड़ी कश्तियों में बैठकर इधर न्यूजीलैंड पहुंच गए। यह लगभग वह जमाना था जब चंगेज खान पूरे यूरो एशिया पर अपना कंट्रोल बना रहा था। लेकिन अब यह सवाल पैदा होता है कि ये लोग अपने पुराने आइलैंड को छोड़कर क्यों आए? मौरी डिटेक्शन के मुताबिक न्यूजीलैंड 13वीं शताब्दी में नहीं बल्कि उससे भी 500 साल पहले राउंड से 150 में कुपे नाम के एक मौरी ने डिस्कवर किया था। कुपे एक फिशरमैन था जो अपने और अपनों के लिए मछलियाँ पकड़ता था। मगर फिर ऐसा होना शुरू हुआ कि जब वो जाल लगाता था तो उसकी मछलियाँ उस एरिया में पाए जाने वाले बड़े बड़े ऑक्टोपस खा जाते थे। क्योंकि इन लोगों का मेन फूड सोर्स था ही मछली, तो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो गया। उसका हल निकालने के लिए कुपे और उसके कुछ साथी समुद्र में जाकर आइलैंड की खोज लगाने की कोशिश करेंगे जहां पर खाने पीने की अच्छी सप्लाई हो। इसी खोज में कुपे लगभग अपने 750 आदमी लेकर पैसिफिक ओशन में उतर गया। कुछ दिन के सफ़र के बाद उन्हें बड़े बड़े पहाड़ों वाला एक आइलैंड नजर आया। यह न्यूजीलैंड था। सी फूड, भेड़ बकरियों और फलों से भरा हुआ यह आइलैंड, और इस पर कोई दूसरा इंसान नहीं रहता था। यह कुपे और उसके साथियों के लिए परफेक्ट जगह था। कुपे ने अपने साथियों को वापस पॉलिटिशियन आइलैंड भेजा ताकि वो बाकी को इस आइलैंड की खबर दे सके, और इस तरह न्यूजीलैंड पर मौरी लोग आबाद होना शुरू हो गए। 17वीं शताब्दी तक मौरी लोग सुकून से न्यूजीलैंड में रहते रहे और दुनिया से दूर होने की वजह से उनका कोई दुश्मन भी नहीं था और ना ही किसी से कोई खतरा था। मगर यह सब बहुत जल्द बदलने वाला था। यह वो वक्त था जब वेस्टर्न नेशन अपनी ताकत बढ़ाने के लिए पूरी दुनिया में फेर रहा था। एक्सप्लोरर को भेजा जा रहा था कि वो आइलैंड्स, कंट्रीज और कॉन्टिनेंट को डिस्कवर करे जिन पर कब्जा करके यूरोपियन कंट्रीज अपनी पावर बढ़ा सके। इसी सिलसिले में एक डच एक्सप्लोरर एबल टास्कमैन पैसिफिक ओशन के साउथ में किसी कॉन्टिनेंट की खोज में निकला। बिकॉज उस वक्त यूरोपियन का ख्याल था कि इस हिस्से में कोई कॉन्टिनेंट जरूर होगा और अगर ऐसा हुआ तो यूरोपियन कंट्रीज के लिए बहुत से दरवाजे खोल देगा। 1642 में टेस्ट ने न्यूजीलैंड को डिस्कवर किया, मगर उसने जहां उतरने की कोशिश की तो उसकी मौरी लोगों के साथ ज़बरदस्त खूनी लड़ाई हुई और मजबूरन उसे भागना पड़ा। फिर 1769 में एक ब्रिटिश ऑफिसर जेम्स कुक इसी कॉन्टिनेंट को खोजते हुए न्यूजीलैंड आ पहुंचा। एक दफ़ा फिर जेम्स के फौजियों और मौरी लोगों के बीच ज़बरदस्त लड़ाई हुई और उसमें कई फीच मारे गए। जेम्स को वापस जाना पड़ा, मगर इस बार उसने न्यूजीलैंड और इसके सारे सफ़र की डिटेल मैप बना लिया और इसी मैप के थ्रू फिर 18वीं सदी में यूरोपियन इस आइलैंड तक पहुंचना शुरू हुआ। और इस बार उन्होंने मौरी लोगों के साथ बड़े स्मार्ट तरीके से डील किया। उन्होंने ट्रेड और प्रॉफिट का लालच देकर ब्रिटिश ने उधर अपना काम शुरू कर दिया और फिर 100 साल बाद ही न्यूजीलैंड का कंप्लीट कंट्रोल ले लिया।
ब्रिटिशर्स और लोगों की 1840 में एक साइन हुई और इसके बाद न्यूजीलैंड ऑफिशियली यूरोप और ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा बन गया। उस वक्त मौरी लोगों की पॉपुलेशन करीबन 2 लाख थी, लेकिन अगले ही 100 सालों में यह पॉपुलेशन बढ़ने की बजाय घटकर 40,000 तक पहुंच गई और उसकी 2 मेन रीजन थी। असल में यूरोपियन लोग जब इधर आए तो उनके साथ वो बीमारियां भी इधर आई जो उस वक्त आम थी। प्रॉब्लम यह थी कि मौरी लोगों में इन डिजीजेस की इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई थी और इसीलिए यूरोपियन इमिग्रेशन के लोकल लोग बीमार होकर मरना शुरू हो गए। दूसरा, 19वीं शताब्दी में न्यूजीलैंड एक बहुत ही वायलेंट जगह बन चुका था। सिर्फ 5 साल बाद ही ब्रिटिशर्स और लोकल मौरी के लैंड ओनरशिप को लेकर एक सीरीज ऑफ वॉर शुरू हो गई जो अगले 40 साल तक चलती रही। इन वॉर्स में बहुत ज़्यादा लोकल लोग मारे गए थे और फाइनली ये सारा सिलसिला 1881 में जाकर रुका जब मौरी के सारे चिप्स मारे जा चुके थे और मौरी मूवमेंट पूरी तरीके से क्रैश हो चुका था। अब ब्रिटिशर्स भी यह समझ चुके थे कि लोकल इसको डेवलपमेंट प्रोसेस में इंक्लूड किए बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। इसीलिए इन वॉर्स के फौरन बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लोकल्स को इलेक्ट्रेट प्रोसेस से लेकर हर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में किसी स्टेक होल्डर बना दिया। इस तरह न्यूजीलैंड में पीस ऑफ प्रोग्रेस का सफर फाइनली शुरू हुआ।